मेरी विधवा जेठानी हर रात दूध का गिलास लेकर ससुर जी के कमरे में जाती। अंदर से धीमी धीमी आवाजें आती। शक होने पर एक रात मैंने छुपकर दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। ससुर जी मेरे जेठानी के सामने हाथ जोड़कर रो रहे थे और जेठानी पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। उस रात मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। जिस घर को मैं संस्कारों का मंदिर समझती थी वहां बंद दरवाजों के पीछे ऐसा चल रहा था, इसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मेरा नाम शिखा है और यह कहानी मेरे ससुराल के उस काले सच की है जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरी शादी को अभी कुल जमा 2 महीने ही हुए थे। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी, जबकि मेरा ससुराल शहर का सबसे रईस और इज्जतदार घरानों में गिना जाता था। हवेली जैसा घर, नौकर चाकर और पूरे शहर में रघुवंशी सदन का नाम गूंजता था। मेरे पति आकाश अपने पिता के इकलौते बेटे नहीं थे। उनके बड़े भाई एक भाई थे जिनका देहांत शादी के 3 साल बाद ही एक कार दुर्घटना में हो गया था। घर में मेरे ससुर जी, जिनका नाम दीनानाथ जी था, मेरी सास सुमित्रा देवी, मेरे पति आकाश और मेरी जेठानी सुधा दीदी रहती थी। सुधा दीदी एक ऐसी महिला जिनका चेहरा देखते ही मन में श्रद्धा जाग उठे। सफ़ेद साड़ी, माथे पर कोई बिंदी नहीं, हाथों में कोई कंगन नहीं और जुबान पर हमेशा खामोशी। वह घर के काम में इतना व्यस्त रहती थी कि उन्हें देखकर लगता था जैसे उन्होंने अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया हो। ससुर जी घर के मुखिया थे। उनकी भारी आवाज़ और रौबदार व्यक्तित्व के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। आकाश भी अपने पिता से नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाते थे। सास जी पूजा पाठ में लगी रहती थी। कुल मिलाकर सब कुछ सामान्य दिखता था। लेकिन कहते हैं ना, हर शांत नदी के नीचे गहरा तूफान छिपा होता है। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा लगा। सुधा दीदी ने मुझे अब छोटी बहन की तरह अपनाया। वह मुझे घर के तौर तरीके सिखाती, मेरी मदद करती। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती, ससुर जी जो घर में किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, वो सुधा दीदी पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नजर आते थे। खाने की मेज हो या कोई फैसला, ससुर जी सुधा दीदी की राय जरूर लेते थे। मेरी सास को यह बात शायद खटकती थी, क्योंकि मैंने कई बार उन्हें सुधा दीदी को ताने मारते सुना था। महारानी, अब तुम ही फैसला करोगी क्या? पति को खा गई, अब क्या घर पर भी कब्जा करना है? मेरी सास के ये कड़वे बोल सुनकर मेरा दिल दहल जाता था। लेकिन सुधा दीदी चुपचाप सिर झुकाकर सुन लेती थी। कहानी में नया मोड़ तब आया जब मैंने एक अजीब सिलसिला देखा। ससुर जी का नियम था कि वो रात को 10 बजे अपने कमरे में सोने से पहले जाते थे। उनका कमरा घर के निचले हिस्से में था, जबकि हम सब ऊपर वाले हिस्से में रहते थे। एक रात मुझे प्यास लगी तो मैं पानी लेने किचन के नीचे आई। पूरा घर शांत था। घड़ी में 11 बज रहे थे। तभी मैंने देखा कि सुधा दीदी किचन से गर्म दूध का गिलास लेकर निकली। मैं सीढ़ियों के पीछे छिप गई। मुझे लगा शायद वो खुद पीने जा रही होंगी, लेकिन वो सीधे ससुर जी के कमरे की तरफ बढ़ी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया नहीं, बस हल्का सा धक्का दिया और अंदर चली गई। मैं हैरान थी, इतनी रात को ससुर जी के कमरे में और दरवाजा अंदर से बंद हो गया। मेरे मन में अजीब से सवाल उठने लगे। एक विधवा बहू और ससुर इतनी रात को बंद कमरे में क्या कर रहे हैं? मैंने अपने मन को समझाया कि शायद ससुर जी की तबीयत खराब होगी, दवाई देने गई होगी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने सुधा दीदी के चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो रात भर रोई हो। मैंने पूछना चाहा, दीदी आपकी तबीयत तो ठीक है? वो हड़बड़ा गई। हाँ हाँ शिखा, मैं ठीक हूँ, बस सिर में थोड़ा दर्द था। वो मुझसे नजरें चुराकर वहां से चली गई। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होनी चाहिए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। वह सिलसिला यही नहीं रुका। दूसरी रात, तीसरी रात, हर रात यही होने लगा। ठीक 11 बजे सुधा दीदी नीचे जाती और करीब 1-2 घंटे बाद वापस आती। अब मेरे मन का शक यकीन में बदलने लगा था। क्या इस इज्जतदार घर की दीवारों के पीछे कोई घिनौना सच छिपा है? क्या मेरे ससुर जी, जिन्हें दुनिया देवता मानती है, वो अपनी ही विधवा बहू का फायदा उठा रहे हैं? मेरे कानों में वो बातें गूंजने लगी जो अक्सर मोहल्ले की औरतें करती थी, कि जवान विधवा और घर के मर्द का रिश्ता भरोसे लायक नहीं होता। मुझे सुधा दीदी पर भी गुस्सा आने लगा। वो इतनी सीधी बनती है, क्या वो भी इस पाप में शामिल है? एक रात मैंने हिम्मत करके अपने पति आकाश को यह बात बताने की सोची। आकाश, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आकाश नींद में थे। क्या हुआ शिखा, सुबह बात करेंगे? नहीं, बात बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि सुधा दीदी हर रात ससुर जी के कमरे में जाती है और घंटों वहां रहती है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आकाश एकदम से उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में गुस्सा था। शिखा, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? वो मेरे पिताजी हैं और सुधा भाभी वो देवी हैं। खबरदार जो आज के बाद ऐसी घटिया बात जुबान पर भी लाई तो। अपना दिमाग साफ करो, तुम नहीं हो, इस घर के रिश्तों को नहीं समझती। आकाश ने मुझे डांट कर चुप करा दिया, लेकिन मेरी आंखों में जो देखा था वो झूठ कैसे हो सकता था? मैंने ठान लिया कि मैं इस सच को सबके सामने लाकर रहूंगी। अगर इस घर में पाप हो रहा है तो मैं उसे नहीं होने दूंगी। करीब 1 हफ्ते बाद अमावस की रात थी। घर में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही था। 11 बजे सुधा दीदी फिर नीचे गई। इस बार मैंने फैसला कर लिया कि आज मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी। मैं दबे पांव उनके पीछे पीछे गई। वो कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन शायद आज उनकी किस्मत खराब थी या मेरी अच्छी,
दरवाजे की कुंडी ठीक से नहीं लगी थी, दरवाजा हल्का सा खुला रह गया था। मैं दरवाजे के पीछे पास जाकर खड़ी हो गई। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे लग रहा था उसकी आवाज़ बाहर तक आ जाएगी। अंदर से ससुर जी की आवाज़ आ रही थी। वो कुछ कह रहे थे, लेकिन आवाज़ बहुत धीमी थी। फिर मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। वो सुधा दीदी थी। मुझसे अब और रहा नहीं गया। गुस्से और नफरत की आग में जलते हुए मैंने जोर से दरवाज़ा धक्का दिया और अंदर घुस गई। यह क्या हो रहा है यहाँ? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला था कि सामने का दृश्य देखकर मेरे शब्द गले में ही अटक गए। जो मैंने सोचा था वह वैसा कुछ भी नहीं था। वहाँ कोई पाप नहीं हो रहा था। वहाँ कोई रंगरेलियाँ नहीं बनाई जा रही थी। फर्श के कमरे पर ढेरों कागज, फाइलें और किताबें बिखरी पड़ी थी। ससुर जी, जो हमेशा कड़क और रौबदार दिखते थे, इस वक्त ज़मीन पर बैठे थे और सुधा दीदी के सामने हाथ जोड़े हुए थे। सुधा दीदी के हाथ में एक पेन था और वह रो रही थी। मेरी अचानक एंट्री से वह दोनों चौंक गए। ससुर जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और सुधा दीदी ने अपना पल्लू ठीक किया। शिखा, तुम? ससुर जी की आवाज़ कांप रही थी। मैं शर्मिंदा थी, लेकिन अभी भी उलझन में थी। पिताजी, ये सब क्या है? आप इतनी रात को और दीदी के साथ? मुझे लगा कि मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। ससुर जी ने एक गहरी सांस ली और इशारे से मुझे अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद करने को कहा। उन्होंने सुधा दीदी की तरफ देखा और कहा, अब जब इसने देख ही लिया है तो इसे सच बता देना चाहिए बहू। सुधा दीदी ने सिर झुका लिया। ससुर जी ने मुझे अपने पास बिठाया। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और डर था। उन्होंने कहा, शिखा, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम सोच रही हो कि एक ससुर और बहू रात के अंधेरे में क्या कर रहे हैं। बेटा, मैं अपनी बहू को पाप नहीं बल्कि ताकत देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पाई। ताकत? कैसी ताकत पिताजी? ससुर जी ने उन कागजों की तरफ इशारा किया। वो जायदाद के कागज थे, बैंक के दस्तावेज थे और बिजनेस की फाइलें थी। सीखा, मुझे कैंसर है, लास्ट स्टेज का। ससुर जी के मुंह से यह सुनकर मेरे ऊपर बिजली गिर गई पड़ी। क्या? लेकिन आकाश को? किसी को नहीं पता। ससुर जी ने मेरी बात काटी। न तुम्हारी सास को, न आकाश को। डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 6 महीने का वक्त दिया है। और मेरा यह बेटा, तुम्हारा पति आकाश, वो दिल का बहुत अच्छा है लेकिन दुनियादारी में बहुत कच्चा है। उसे बिजनेस की, लोगों की पहचान नहीं है। मेरे जाने के बाद मेरे भाई यानी तुम्हारे चाचा ससुर इस पूरी जायदाद और बिजनेस को हड़पने के लिए तैयार बैठे हैं। आकाश उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो उसे बर्बाद कर देंगे। ससुर जी की सांस फूलने लगी। उन्होंने पानी पिया और फिर सुधा दीदी की तरफ देखा। इस घर में अगर कोई है जो इस बिखरते हुए साम्राज्य को बचा सकता है तो वो सुधा है। इसमें गजब की समझ है, यह पढ़ी लिखी है। लेकिन ससुर जी रुके। लेकिन हमारा समाज और तुम्हारी सास एक विधवा को घर की दहलीज पार करके ऑफिस की कुर्सी पर बैठते हुए कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारी सास तो इसे घर की नौकरानी बनाकर रखना चाहती है। इसलिए पिछले 6 महीनों से मैं हर रात सुधा को बिजनेस का काम सिखा रहा हूँ। मैं इसे साइन करने के अधिकार दे रहा हूँ। इस कंपनी के सारे राज समझा रहा हूँ। मैं सन्न रह गई। मैं क्या सोच रही थी और क्या सच निकला। ससुर जी ने आगे कहा, सीखा, मैं इसके सामने हाथ इसलिए जोड़ रहा था क्योंकि ये मना कर रही है। ये कह रही है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। मैं इससे भीख मांग रहा था कि मेरे मरने के बाद इस घर को तुम सबको अनाथ होने से बचा ले। यह मेरे बड़े बेटे की निशानी है। मैं इसे कमज़ोर नहीं, इस घर की ढाल बनाना चाहता हूँ। सुधा दीदी, जो अब तक चुप थी, फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, मैं कैसे करूंगी? सब मुझ पर थू थू करेंगे, कहेंगे पति के मरते ही ससुर की दौलत पर नागिन बनकर बैठ गई। ससुर जी ने उनके सिर पर हाथ रखा। दुनिया का काम है कहना, लेकिन जब यह छत नहीं रहेगी तब दुनिया मदद नहीं करेगी, बे करने नहीं आएगी। मुझे वादा करो सुधा, तुम पीछे नहीं हटोगी। उस पल मुझे अपनी सोच पर इतनी घिन आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने मन ही मन सुधा दीदी और ससुर जी के पवित्र रिश्ते को कितना मैला कर दिया था। मैं दौड़कर सुधा दीदी के पास गई और उनके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, मैंने बहुत गलत सोचा आपके बारे में। मैं कितनी छोटी सोच की निकली। सुधा दीदी ने मुझे उठाया और गले लगा लिया। नहीं सीखा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हालात ही ऐसे थे कि कोई भी नहीं यही सोचता। उस रात हम तीनों ने मिलकर एक कसम खाई। ससुर जी ने बचे हुए दिनों में हम उनकी हर बात मानेंगे। मैंने भी ठान लिया कि मैं आकाश को तो अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि वो भावुक होकर सब गुड़ गोड़बर कर सकते थे, लेकिन मैं सुधा दीदी की ढाल बनूंगी। अगले 4 महीनों तक वो नाइट क्लास चलती रही। अब मैं भी उसमें शामिल होती थी। मैं बाहर पहरा देती थी और दीदी अंदर काम सीखती थी। ससुर जी ने दीदी को इतना मजबूत बना दिया कि वो न सिर्फ खातों को समझ रही थी बल्कि ससुर जी के नाम के फैसले भी ले रही थी। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली परीक्षा तो ससुर जी के जाने के बाद शुरू होने वाली है। क्या सुधा दीदी समाज से लड़ पाई? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अभी सब्सक्राइब करें।
4 महीने बाद ससुर जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो हमें छोड़कर चले गए। उनकी मौत के साथ ही जैसा उन्होंने कहा था, घर में तूफान आ गया। 13वीं भी पूरी नहीं हुई थी कि चाचा ससुर और उनके बेटे घर पर आ धमके। उन्होंने आकाश को घेर लिया और कहा कि दीनानाथ जी ने बहुत कर्जा लिया था और बिजनेस घाटे में है, इसलिए सब कुछ बेचकर बंटवारा करना होगा। आकाश घबरा गए, वो रो रहे थे और चाचा जी के बहकावे में आ रहे थे। मेरी सास तो सदमे में थी। तभी घर के आंगन में एक शेरनी की तरह सुधा दीदी आकर खड़ी हो गई, सफेद साड़ी में लिपटी, लेकिन चेहरे पर वो पुराना डर नहीं था। उनके हाथ में फाइलों का एक पुलिंदा था। चाचा जी, सुधा दीदी ने आवाज गूंजी, पिताजी ने कोई कर्जा नहीं लिया था और कंपनी का टर्नओवर पिछले 3 महीने से 20% बढ़ा है। यह रही बैलेंस शीट और यह रही उनकी वसीयत, जिसके मुताबिक कंपनी की 51% 51% हिस्सेदारी और फैसला लेने का हक ट्रस्टी के रूप में मेरे पास है, जब तक आकाश पूरी तरह काम नहीं सीख लेता। पूरा घर सन्न रह गया। चाचा जी का मुंह खुला का खुला रह गया। आकाश हैरान होकर अपनी भाभी को देख रहा था। सास जी चिल्लाई, है तू क्या कह रही है? तूने मेरे पति को बहकाकर। तब मैंने आगे बढ़कर सास जी का हाथ पकड़ा। नहीं माँ जी, दीदी ने पिताजी को बहकाया नहीं, बल्कि पिताजी ने दीदी को हमारा रक्षक बनाया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पिताजी ने अपनी आखिरी सांस तक दीदी को तैयार किया है, ताकि हम सड़क पर न आ जाएं। सुधा दीदी ने चाचा जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आज के बाद अगर किसी ने मेरे परिवार या मेरे बिजनेस की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। वकील साहब बाहर ही खड़े हैं। चाचा जी और उनके बेटे अपना सा मुंह लेकर चले गए। उस दिन पहली बार आकाश ने झुककर सुधा दीदी के पैर छुए। मेरी सास भी दीदी को बस देखती ही रह गई। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जिसे वो अपशकुन मानती थी, उसी ने आज उनकी इज्जत बचाई थी। आज सुधा दीदी ऑफिस जाती हैं। वो अभी भी सादा जीवन जीती है, लेकिन अब वो बेचारी नहीं, वो इस घर की नींव है। और मैं खुश हूँ कि उस रात मैंने वो दरवाज़ा खोल दिया था, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि अंधेरे कमरों में हमेशा साजिशें नहीं होती, कभी कभी वहाँ आने वाले कल का सूरज भी तैयार हो रहा होता है। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी आंखों देखी और कानों सुनी बात पर तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए, खासकर जब बात किसी के चरित्र की हो। और दूसरी बात, एक औरत चाहे वो विधवा हो या गृहिणी, अगर उसे मौका और विश्वास दिया जाए तो वो पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या ससुर जी ने सही किया? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।